बुलेट पॉइंट है वहां से लेते हैं। जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा वह उसका सदुपयोग नहीं करेगा या नहीं कर सकेगा। अतः मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन आवश्यक है। संपूर्ण संबंधों के मूल में मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन मौलिकता का ही होता है। मौलिकता के आधार पर ही कर्तव्य का निर्धारण तथा निर्वाह होता है। दायित्वों का निर्वाह जिस इकाई के प्रति होना है, उस इकाई के प्रति न होने से उसका पोषण अवरुद्ध होता है अथवा शोषण है। साथ ही जिस इकाई द्वारा दायित्व का निर्वाह होना है, उसे न होने की स्थिति में प्रतिफल के रूप में अविश्वास ही मिलेगा। अविश्वास ही द्रोह, विद्रोह तथा आतंक का कारण बनता है, जो शोषण की ओर प्रेरित करता है। यहाँ पर जो हमने कल चर्चा की थी, मूल्यांकन एक बहुत ही आवश्यक भाग है संबंध में, ताकि हम संबंध में सदुपयोग कर पाए। किसी भी चीज में तन मन धन का सदुपयोग हो पाए और वह व्यवहार के लिए अर्पित समर्पित हो पाए, उसके लिए मूल्यांकन एक आवश्यक भाग है। इसमें कल हम 2 उदाहरण लिए थे। जैसे हम रोटी, अपना भोजन, कपड़ा, ये चीजें देखते हैं, तो अगर हम इसको व्यवस्था के अर्थ में देख पाते हैं, इसका प्रयोजन हमें स्पष्ट होता है, तो इसके साथ कैसे जीना है वो स्पष्ट होता है और उसकी हम एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं। वो धरती से पूरी तरह खत्म हो जाए या सबके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो पाए, ऐसा नहीं होता। यह सही मूल्यांकन जब वस्तु का हो पाता है, तो वो सदुपयोग होने पर सुरक्षित भी हो पाते हैं वस्तु। उसी तरह जब हम इसको संबंधों में देखते हैं, तो अगर हमने कल भाई बहन का उदाहरण लिया था, तो भाई और बहन के संबंध में अगर उस संबंध का सही मूल्यांकन हो पाता है, मतलब भाई अपने बहन के प्रति भागीदारी देख पाता है और बहन अपने भाई के प्रति भागीदारी देख पाती है और वो सहयोग वाली प्रवृत्ति को सुनिश्चित कर पाते हैं, तो उन दोनों का एक दूसरे के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो निश्चित होता है, मर्यादित होता है, उससे वो पहचान पाते हैं और कर पाते हैं। वहां पे कंफ्यूजन का कोई डोमेन नहीं रहता। जबकि आजकल की परिस्थिति में हम देखते हैं कि इन संबंधों में जहाँ पे हम लोगों को भाई बहन के रूप में संबोधित करते हैं, वहां अक्सर कंफ्यूजन का डोमेन हो जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि हम उस रिश्ते का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमने एक और कल बात करी थी कि जब हम नर नारी की समता की बात करते हैं और उसको अगर हम अचीव करना चाहते हैं, तो ये मर्यादा हमें स्पष्ट होनी होगी। ये सभी संबंधों में जो भागीदारी है और उसी आधार पर हम उस संबंध में मर्यादित होते हैं, तो ही वो आगे चलकर नर नारी की समानता का स्वरूप लेती है। और यहाँ पर उदाहरण के रूप में जो तो अगर फादर अपना दायित्व नहीं पहचान पाते सन के प्रति या बच्चे के प्रति, और उस दायित्व को पूरा नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, तो निश्चित रूप से उसको पूरा भी नहीं कर पाते, तो संतान के मन में एक विद्रोह पैदा होता है। वो फादर की इस क्रिया को डिसलॉयल्टी के रूप में देखता है कि फादर इज बीइंग डिसलॉयल, है ना। वो अपना दायित्व नहीं निभा पाए, वो उसकी चोट उसको लगती है। उस चोट जो लगती है वो उसके मन में पिता के प्रति एक शंका पैदा होती है कि क्या ये मेरे हित में सोचते हैं। मतलब उनकी हर बात पर फिर एक प्रकार से शंका पैदा होती है कि शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अपने आप के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। तो ये एक शंका पैदा होती है और वो विद्रोह के रूप में प्रकट होता है, रेबेल के रूप में प्रकट होता है। और फिर उसी का आगे चल के ये जो आतंक का स्वरूप लेता है, भय की पीड़ा का स्वरूप लेता है, और वो फिर समाज में अलग अलग स्वरूप में फैलता है। क्योंकि अगर परिवार में ही वो विश्वास नहीं स्थापित हो पाता, तो वो आगे भी किसी संबंध में स्थापित हो पाए, समाज में उसका स्वरूप फैल पाए, वो उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। तो मूल्यांकन एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है सभी संबंधों में, न्याय के अर्थ में भी और सदुपयोग के अर्थ में भी। आगे चलते हैं। प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही। संबंध में भाव, मौलिकता पक्ष विशिष्ट है तथा भौतिक पक्ष गौण है। प्रत्येक संबंध में भाव का जितना तिरस्कार होता है, भौतिक पक्ष उतना ही प्रबल होता है। संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है।
संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है तो अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने की भ्रमित मान्यता का जन्म होता है, जबकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित है ही। इसीलिए विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। परिणामतः मानवों ने भौतिक उपलब्धियों के लिए ही युद्ध किया है। तो यहाँ पर ही कल शायद ब्रेक हुआ था वीडियो पूरी तरह से। तो यहाँ पे हम ये बात हो रही है कि हमने भ्रमवश वस्तु को मानव से बड़ा मान लिया, अपने कार्यों को, अपने काम को हमने व्यवहार से, न्याय से बड़ा मान लिया। जब हम इसको अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकारते हैं तो संबंध में टूटन होती है, तिरस्कार, भाव का तिरस्कार होता ही है ना। तो वो एक प्रकार से संबंध का डिसरिस्पेक्ट होता है। और इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तो जब इसमें समाज में जो इसका प्रकटन होता है इस भाव के तिरस्कार से, तो वहां पे दिखता है कि भौतिक चीजों को संग्रह करने के अर्थ में लोग लग जाते हैं और फिर उसका ही स्वरूप एक प्रकार से युद्ध होता है। और कल एक्चुअली एक प्रश्न आया था, मैं सोची थी सब एक बारी जुड़ जाते तो उसको लेते। तो यहाँ पे 2 मिनट रुककर इसी के पहले पेज पे 116 पेज पर ये जो फर्स्ट एस्ट्रिक्स है, सेकंड एस्ट्रिक्स है पेज पे, जो शुरू होता है पैराग्राफ, संबंध एवं संपर्क के विषय में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें लास्ट लाइन पे एक प्रश्न आया था, उसको पढ़ लेते हैं। मानव अथवा इससे विकसित तक ही संबंध है, जबकि समस्त इकाइयां परस्पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में है ही। तो यहाँ मानव अथवा इससे विकसित, तो इससे विकसित मानव बात हो रही है देव मानव और दिव्य मानव की। तो मानव, देव मानव, दिव्य मानव तक ही संबंध है। समस्त इकाइयां, तो आपकी बाकी सभी इकाइयां जो जड़ इकाइयां हो गई या व्यापक हो गया या मात्र जीवन मतलब बिना शरीर के, है ना, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में है ही, पर वहां पे संबंध निर्वाह की बात नहीं हो पा रही। वहां पे संबंध की बात नहीं है क्योंकि वहां निर्वाह की बात नहीं संभव है। तो हमारे सारे संबंध जो है वो मानव के क्षेत्र में है, देव मानव के क्षेत्र में है, दिव्य मानव के क्षेत्र में है, व्यापक जीवन और जड़ इकाई के संदर्भ में नहीं है। आई होप ये स्पष्ट हो गया है। तो आगे चलते हैं वापस 117 पर, जो सेकंड बुलेट पॉइंट है। किसी भी उपलब्धि के प्रति आवश्यकीय नियम सहित पूर्ण समझ की निश्चय तथा अपूर्ण समझ से किए गए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। अतः संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो पूर्ण समझ है उसकी अभिव्यक्ति निश्चित आचरण के रूप में है और वही पोषण का अभिव्यक्ति है। और जहाँ पर भाव पक्ष का तिरस्कार हो रहा है वहाँ शोषण हो रहा है, और ये शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपूर्ण समझ से अपनी मान्यताओं वश बिना उनको वेरीफाई किए हम संबंध में जीने का प्रयास कर रहे हैं। मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंधात्मक विचार एवं तद अनुसार व्यवहार से ही मानवता की स्थापना संभव है, अन्यथा शोषण और अमानवता की पीड़ा है। शोषण और पोषण 3 प्रकार से होता है। दायित्व का निर्वाह करने से पोषण अन्यथा शोषण है। प्राप्त दायित्वों में नियोजित होने वाली सेवा के नियोजित न करते हुए मात्र स्वार्थ के लिए जो प्रयत्न है एवं दायित्व के अस्वीकारने की जो प्रवृत्ति है उसको दायित्व का निर्वाह न करना कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो पहला वाक्य है, मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंधात्मक विचार एवं तदनुसार व्यवहार, तो ये तो समझ में आता है कि विचार के अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार होता है। तो विचार में हमारा पोषण के विचार चल रहे हैं कि शोषण के, किस प्रकार की मानसिकता हमारे विचारों में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो दायित्व कर्तव्य की बात करते हैं उसका निर्वाह हो पाता है या नहीं हो पाता है, या सही अर्थ में नहीं हो पाता।
तो यहाँ पे शोषण और पोषण के 3 प्रकार को इंगित किया। पहले बोला कि दायित्व का जो निर्वाह है, अगर हम जो हमें प्राप्त दायित्व है, मतलब अपने पद के अनुसार या अपने जैसे आप किसी के माँ हो, किसी के पिता हो, किसी के मित्र हो, ये जो हमारा प्राप्त दायित्व है, बाय डिजाइन हमें जो दायित्व मिला हुआ है, उसको हम अपने स्वार्थ के लिए नियोजित करते हैं, ना कि सामने वाले के विकास के अर्थ में। ये पहला शोषण की कड़ी बताई। जैसे कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और अपने कॉलीग्स के साथ एक हमारी टीम है और उस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, तो मैं उस टीम को लीड करते समय ये सोच रही हूँ कि मेरा इसमें क्या बेनिफिट है और ये मुझे मेरे प्रमोशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो है ना 2 हफ्ते एक्स्ट्रा इन लोगों को रातें लगानी पड़े तो चल जाएगा। तो हम उनके विकास, उनके शरीर के पोषण, उनके मानसिक पोषण को ना सोचते हुए, जो मेरा दायित्व है अगर मैं टीम को लीड कर रही हूँ, मैं उनके पोषण को ना सोचते हुए अपने अपने प्रमोशन को सोचते हुए निर्णय लेती हूँ, वो मेरा स्वार्थ है, वो मेरा दायित्व निर्वाह नहीं कहलाएगा। दूसरा जो बात हो रही है दायित्व को अस्वीकारने की जो प्रवृत्ति है, तो दायित्व हमें प्राप्त है पर हम उस दायित्व को इग्नोर कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, दिस इज नॉट माई डोमेन, आप करो जो आपको करना है। तो ये जो है इसको भी दायित्व का निर्वाह नहीं मान रहे हैं, और ये दोनों जब संबंध में घटता है तो ये संबंध में शोषण की ओर ही ले जाता है। आगे इसको और व्याख्यायित किया, दायित्व को निर्वाह न करने पर स्वयं का विकास, जिसके साथ निर्वाह करना है उसका विकास, तथा इन दोनों के विकास से जिन तीसरे पक्ष का विकास हो सकता है वह सभी अवरुद्ध हो जाते हैं। विकास को अवरुद्ध करना ही शोषण है। तो मेरा विकास भी नहीं हुआ, है ना, क्योंकि लोग नेचुरली मुझसे रिबेल करेंगे इस प्रोसेस में, और जिन टीम को मैं लीड कर रही हूँ उनका विकास भी नहीं हुआ, और उससे जुड़े जो हमारे आसपास लोग हैं और हमें देख रहे हैं वो भी हमसे कोई प्रेरणा नहीं पाते, तो उनका भी कोई विकास नहीं हुआ। तो दायित्व न निर्वाह करने के कारण तीनों पक्ष का शोषण होता है। दूसरा बोला, दायित्व का अपव्यय अथवा सद्व्यय करना। दायित्व के निर्वाह में आलस्य एवं प्रमाद पूर्वक प्राप्त प्रतिभा और वर्चस्व का न्यून मूल्य में उपयोग करना ही दायित्व का अपव्यय है। तो ये दूसरे प्रकार की जो बात करी कि जो हमारा प्राप्त दायित्व है हम उसको यूज कर रहे हैं कि मिसयूज कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इसका जो मिसयूज करने की जो प्रवृत्ति है उसको बोला ये आलस्य और प्रमाद कारण होता है। तो आलस्य प्रमाद पे पहले भी चर्चा हुई होगी। तो जब हम किसी कार्य का इम्पोर्टेंस जानते हैं, जानते हुए भी उसको अपने व्यवहार में नहीं ला पाते, उसको कहा आलस। और प्रमाद उसको कहा कि हम किसी चीज का इम्पोर्टेंस जानते नहीं हैं और हेंस नहीं कर रहे हैं, उसको कहा प्रमाद। तो ये दोनों चीजें होने के कारण हम अपना दायित्व का मिसयूज करते हैं। तो हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हमें दिख रहा है वो जिम्मेदारी जरूरी है, पर मेरा आज मन नहीं कर रहा करने को, है ना, तो उस जिम्मेदारी को हम सीरियसली नहीं स्वीकार पा रहे हैं, उसमें मेरा आलस्य बीच में आ रहा है, मेरा प्रमाद बीच में आ रहा है। ये जो सब चलता है एटीट्यूड जो अक्सर हम देखते हैं कि चल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो वो लोग संभाल लेंगे, ये एक प्रकार से दायित्व का अपव्यय समझ में आता है। तीसरा जो बात किया, दायित्व का विरोध करना अथवा पालन करना। मौलिक मान्यताएं जो संबंध एवं संपर्क में निहित है उसके विरोध में ह्रास के योग्य मान्यता को प्रचारित एवं प्रोत्साहित करना ही दायित्व का विरोध करना है। दायित्वों का विरोध अभिमानवश एवं अज्ञानवश किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लगा मुझे कि हमारा किसी के प्रति दायित्व है, एक जिम्मेदारी है उनको एक अनुकूलता प्रदान करने की और उनको विकास के लिए प्रेरित करने की, तो वो एक अवसर भी है। पर उस अवसर में हम एक गलत मान्यता स्थापित करते हैं सामने वाले में, क्योंकि हमें लगता है हम सही हैं। ये जो अभिमानवश और अज्ञानवश, या तो हम वो चीज को समझते नहीं, जो मान्यता हम उसको एक्सीडेंटली परोस रहे हैं, एक ये हो सकता है। दूसरा है आई नो बेटर, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, और वो मान्यता मैं आगे अपने संतान को या किसी और को पास ऑन करता हूँ।
जैसे हम देखते ही हैं कि अ, अ, जैसे मानिए घर पे कोई गेस्ट आता है और बच्चा फोन या टीवी में मस्त अ, है, और हमारे पास दो ऑप्शन है वहां पर। एक ऑप्शन है कि हम उसको बोले इसको साइड करो और जाओ उनसे मिलो, बात करो, अच्छे से प्रस्तुत हो। दूसरा एक नजरिया हो सकता है कि लेट द चाइल्ड बी, है ना, उसको रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। जबकि उस समय बच्चे को सही गलत का कोई एहसास, मतलब कोई आंकलन करने का आधार नहीं है अपने पास। वो माता पिता पर ही निर्भर है उस आंकलन के लिए, या अपने परिवार पर ही निर्भर है उस आंकलन के लिए। तो एक प्रकार से वो एक गलत मान्यतावश बच्चे का एक मनमानी का मोड चालू हो जाता है। तो वहां पर देख पाना कि क्या सही है क्या गलत है, और सही मान्यता या सही की ओर बच्चे को प्रेरित करना, वही हमारा दायित्व है। और वो गलत मान्यता परोस देना जिससे वो मनमानी की ओर जाता है, वो एक प्रकार से दायित्व का विरोध है। प्रत्येक इकाई के मूल में तीन बातें मुख्य होती हैं। पहला गठन, दूसरा उद्देश्य, तीसरा आचरण या कार्यक्रम की विशिष्टता। यहाँ चूंकि व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव समाज की इकाई के संदर्भ में शोषण एवं पोषण की विवेचना है, अतः हम उपरोक्त चर्चा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभिन्न इकाइयों के गठन, उद्देश्य और आचरण या कार्यक्रम की विशेषता निम्न अनुसार होने पर ही संपूर्ण मानव समाज एक सूत्रता में होकर शोषण मुक्त हो सकेगा। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इकाई पहला कॉलम है, फिर गठन की विशिष्टता, गठन का उद्देश्य और आश्रित आचरण। तो मानव इकाई की जब बात हो रही है तो वहां पे गठन में विचार एवं शरीर, गठन का उद्देश्य दिखता है सुख अनुभूति, जिसकी हमने कल बात करी थी कि सामाजिक नियम में जी पाना, चरित्रवान होकर जी पाना, उससे सुख की अनुभूति होती है। और जो आश्रित आचरण है, हेंस वो न्याय सम्मत व्यवहार उसमें दिखता है। तो यहाँ पर हम लोग मन और वृत्ति की सामंजस्यता को देख पाते हैं। फिर जब हम परिवार की बात करते हैं, परिवार इकाई की, तो गठन की विशिष्टता में सीमित समझदार व्यक्तियों के समूह का संबंध प्रधान गठन। यहाँ पर उद्देश्य में समाधान एवं समृद्धि, जिसको शांति भी कहते हैं, और आश्रित आचरण में समाधान सहित सेवा, व्यवसाय एवं प्रयोग। तो यहाँ पर समाधान, सेवा और प्रयोग विधि से व्यवसाय प्रधान कार्यक्रम दिखता है। और यहाँ पर जैसे कल बात हुई थी, वृत्ति चित्त का जो सामंजस्यता दिखता है, जिसमें मूल्यों का निर्वाह एक प्रधान कार्यक्रम है, वो परिवार रूप में प्रमाणित होते हुए दिखता है। समाज इकाई सीमित परिवारों का समूह जिसमें संबंध एवं संपर्क दोनों सम्मिलित हो। गठन का उद्देश्य समृद्धि सहित सत्यता एवं अखंड सामाजिकता को आत्मसात करना, अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा। और यहाँ से जो एक आश्रित आचरण है या कार्यक्रम, जागृति में से के लिए प्रचार एवं प्रदर्शन, प्रकाशन तथा प्रोत्साहन, शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण। तो फिर से जो कल हमने चर्चा की थी कि समाज इकाई के अर्थ में हम देखते हैं, तो वहाँ पे चित्त और बुद्धि में जो सामंजस्यता दिखती है, जिससे हम स्वयं में व्यवस्थित होते हैं और एक प्रकार से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को चित्रित करते हैं, और अपने आसपास के वातावरण को भी निर्मित करने की क्षमता रखते हैं। उसी अर्थ में उसी को कह रहे हैं तन मन धन का सदुपयोग, उसी को कह रहे हैं नैतिकता में जीना। तो वहां पे निश्चित रूप से जो फिर कार्यक्रम निकलता है वो प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन और शिक्षा संस्कार का लोक व्यापीकरण समझ में आता है, क्योंकि वहां पर जो स्वयं में व्यवस्थित मानव इकाई है वो अपने चित्रण के अकॉर्डिंग चीजों को निर्मित करने की क्षमता रखता है। फिर हम राष्ट्रीय इकाई पर आते हैं। तो राष्ट्रव्यापी जनजाति के समूह का गठन एवं संपर्क के निर्वाह के लिए विधि की प्रधानता। गठन का उद्देश्य मानवीयता का संरक्षण, प्रत्यक्ष रूप में अर्थ की सुरक्षा, और आश्रित आचरण न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पे कार्यक्रम दिखता है राष्ट्र स्तर पर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो और बनी रहे। विश्व रूप में देखने जाते हैं तो कई राज्यों का समूह जिसके मूल गठन में मानवीयता प्रधान संयोजक तत्व है सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में।
तो यहाँ पर अब हम सार्वभौम व्यवस्था को स्थापित करने में मानवीयता को देखते हैं। गठन के उद्देश्य के रूप में मानवीयता को प्रोत्साहन और आश्रित आचरण में सहअस्तित्व में से के लिए। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त वर्णित उद्देश्य अर्थात तन मन और धन के सदुपयोग और तन मन और धन की सुरक्षा की पूर्ति के लिए तथा तद अनुकूल आचरण को व्यवहार में लाने हेतु और तद अनुसार विभिन्न स्तरों के गठन की संपर्कात्मक तथा संबंधात्मक परस्परता को विश्वास पूर्वक सुदृढ़ करने के लिए एक समन्वित धन नीति तथा राजनीति आवश्यक है, जिससे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित तथा विकसित किया जा सके जो मानव की जागृति की संपूर्ण संभावनाओं से युक्त हो। ऐसी व्यवस्था मात्र पोषण प्रधान गुणों व नीतियों से ही संपन्न होगी जो जागृति का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे मानव सुखी रहेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है कि धर्म नीति और राजनीति क्यों आवश्यक है। तो ये जो नीतियां स्थापित होंगी उसी से ही सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो पाएगी, और ये स्थापित होने के लिए पोषण प्रधान गुणों और नीतियों को संपन्न करना होगा, जिसके लिए धर्म नीति एक आवश्यक सूत्र मतलब एक आवश्यक कड़ी दिखती है, जहाँ पर हमें तन मन धन के सदुपयोग की मानसिकता को स्थापित कर पाते हैं शिक्षा संस्कार व्यवस्था के तहत। उपरोक्त अनुसार धर्म नीति तथा राजनीति के व्यवहार अन्वयन में सहायक सभी विचार तथा व्यवहार पोषक अन्यथा शोषक ही सिद्ध होंगे। वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए शोषण से मुक्ति आवश्यक है, जो सहअस्तित्व में अनुभव पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान से ही मानव में प्रमाणित है। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो यहाँ बोला कि धर्म नीति और राजनीति की सफलता के लिए है ना, वातावरण के दबाव से मुक्त होकर जीना आवश्यक है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जीना, ताकि आप स्वतंत्र होकर नीति निर्धारित कर पाए, ना कि किसी के दबाव प्रभाव में आके आप व्यवस्था के अर्थ में नीति निर्धारित कर पाए, संबंधों के समर्पण और अर्पण के अर्थ में नीति निर्धारित कर पाए, जहाँ पे सदुपयोग एवं सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो पाता है। अन्यथा फेवरेटिज्म और जो आजकल डिस्पैरिटीज दिखती हैं इकोनॉमिक सोशल कल्चरल, हम वहां पे पहुंच जाएंगे। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रकाश में संपूर्ण मानव समाज के लिए समन्वित धर्म नीति तथा राजनीति निम्न आधारभूत सिद्धांतों की सहायता से की गई है। तो पहला, भूमि एक माने अखंड राष्ट्र, राज्य अनेक। तो राष्ट्र अखंड होगा और अपनी व्यवस्था को क्रियान्वयन करने के अर्थ में राज्य अनेक रहेंगे, एक दूसरे से कंपीट करने के अर्थ में नहीं। मानव जाति एक, कर्म अनेक। तो जाति एक ही होगी और सबके कर्म कई प्रकार के होंगे। मानव धर्म एक, तो सभी मानव का धर्म एक होगा, सुख धर्मी होगा सभी मानव का धर्म। और समाधान अनेक, सत्ता व्यापक रूप में और देवता अनेक। उक्त चार सिद्धांतों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वयं सिद्ध सूत्र की निष्पत्ति होती है, वह है मानव जाति सही में एक तथा भ्रमवश गलती में अनेक है। अनेक बराबर परस्पर विरोध होने का कारण रहस्य और उपभोक्तावाद ही है। जागृति पूर्वक सभी अनेक परस्पर पूरकता उपयोगिता विधि से एक हो जाते हैं। तो जब हम समझ के आधार पर अनेक को देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि हम समझ के आधार पर एक हैं और क्रियान्वयन में अनेक, और वो क्रियान्वयन में अनेकता हो गई, भिन्नता हो गई, उसकी स्वीकृति रहती है, इसीलिए हम उसको परस्पर पूरकता विधि से क्रियान्वित कर पाते हैं। जबकि जब हम रहस्य या उपभोक्ता विधि से देखते हैं तो रहस्य में हम लोग ने कोई एक समझ को प्रकट नहीं किया, और उपभोक्ता विधि में हमने सुविधा संग्रह या उस प्रकार की आसक्ति को बनाए रखा। तो वहां पर अनेकता जो दिखती है वो विरोध के रूप में ही दिखती है, जबकि सहअस्तित्ववादी विधि में दिखता है कि
हमारा मत एक ही है, मानसिकता के रूप में हम एक ही है, और जब करने जाएंगे तो उसमें मानव की कर्म स्वतंत्रतावश भिन्नता रहेगी ही, और वो मुझे पूर्ण रूप में स्वीकार है। वो कोई लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट का डोमेन नहीं है। डिस्कशन का डोमेन हो सकता है पर झगड़े का डोमेन नहीं बनता।